औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम स्टूडेंट्स को आज के लेक्चर में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है, पिछले लेक्चर में हमने रिस्पायरेशन यानी एरोबिक और इनएरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम एरोबिक रिस्पायरेशन के पहले स्टेप ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की एटमोलॉजी को देखें तो ग्लाइकोलाइसिस का जो वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड से निकला है। एक है ग्लाइकस और दूसरा है लाइसिस। ग्लाइकस मीन्स स्वीट और शुगर, जबकि लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। तो ग्लाइकोलाइसिस को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं: द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड आर मॉलिक्यूल इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोइक एसिड। यानी ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है 2 पायरोइक एसिड को। वो प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और इस ब्रेकडाउन के नतीजे में 2 पायरोइक एसिड मॉलिक्यूल बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो नेट एटीपी प्रोडक्शन है वो है 2। याद रखिए स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो टोटल एटीपीज बनते हैं वो है 4। टोटल एटीपी प्रोडक्शन है 4। 2 एटीपीज दोबारा ग्लाइकोलाइसिस में इस्तेमाल होती हैं, तो जो नेट एटीपी प्रोडक्शन है वो सिर्फ 2 है। इसी तरह ग्लाइकोलाइसिस का जो साइट है वो है साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जबकि इट नीड नो फ्री ऑक्सीजन, जबकि ग्लाइकोलाइसिस को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो स्टूडेंट, हम दोबारा पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस को। ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है 2 पायरोइक एसिड को, जबकि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो नेट एटीपी प्रोडक्शन है वो है 2। यानी टोटल जो एटीपीज बनते हैं वो है 4, जबकि जो नेट एटीपी प्रोडक्शन है वो है 2। ग्लाइकोलाइसिस का जो साइट है वो है साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, जबकि ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, यानी ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। स्टूडेंट, अगर हम ओवरऑल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस को देखें तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज 2 NAD, ये दोनों जो हैं ये ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम हैं, और 2 ATPs ये इस्तेमाल होते हैं। ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, 2 रिड्यूस एंजाइम ऑक्सीडाइज एंजाइम NAD और 2 ATP इस्तेमाल होते हैं, जबकि जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो है 2 पायरोइक एसिड, 2 रिड्यूस NADH2, जबकि टोटल जो ATPs बनते हैं वो है 4। तो ये हैं ग्लाइकोलाइसिस का ओवरऑल रिएक्शन। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 2 ऑक्सीडाइज NAD और 2 ATP इस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स हैं, जबकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोइक एसिड, 2 रिड्यूस कोएंजाइम NADH2 और 4 ATP इस रिएक्शन के दौरान बनते हैं। स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस को हम 2 पेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो पेज है वो है प्रिपरेटरी पेज, जबकि दूसरा जो पेज है वो है ऑक्सीडेटिव पेज। तो प्रिपरेटरी पेज ग्लाइकोलाइसिस का वो पेज है जिसमें ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन होती है, यानी ग्लाइकोलाइसिस का वो स्टेप जिसमें ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन होती है, उस पेज को कहा जाता है प्रिपरेटरी पेज। फास्फोराइलेशन क्या है? फास्फोराइलेशन वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एडिशन ऑफ फॉस्फेट होती है। यानी जब एक फॉस्फेट किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐड हो तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फास्फोराइलेशन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉस्फेट का एडिशन
फास्फोराइलेशन कहलाता है। तो प्रिपरेटरी फेज में भी ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन होती है किसकी मदद से? एटीपीज की मदद से। यानी यहाँ पर दो एटीपीज जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं और इस एटीपी की मदद से ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन होती है। हम अपनी आसानी के लिए प्रिपरेटरी फेज को फर्दर 4 स्टेजेस में या 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्रिपरेटरी फेज का जो सबसे पहला स्टेप है वो है फास्फोराइलेशन। जैसा कि हमने पढ़ा, फास्फोराइलेशन हम किसे कहते हैं? किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को फास्फेट का एडिशन फास्फोराइलेशन कहलाता है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले स्टेप में ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन होती है एटीपी की मदद से। तो जब ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन होती है तो ये ग्लूकोज बनाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। जब ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फास्फोराइलेशन। तो इस फास्फोराइलेशन के दौरान एटीपी की ब्रेकडाउन होती है एडीपी को। जब एडीपी बनता है तो एडीपी के साथ एक इनऑर्गेनिक फास्फेट भी बनता है। वो इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड होता है ग्लूकोज के साथ, तो ग्लूकोज बनाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। इस तमाम रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है हेक्सोकाइनेज। फास्फोराइलेशन के बाद जो स्टेप है वो है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन प्रिपरेटरी फेज का वो स्टेप है जिसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट अपना आइसोमर बनाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट। यानी इस स्टेप में ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमराइज्ड होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट को। इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है आइसोमरेज। आइसोमराइजेशन के बाद प्रिपरेटरी फेज का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फास्फोराइलेशन। यानी यहाँ पर भी फास्फोराइलेशन होती है फ्रक्टोज 6 फास्फेट की। फ्रक्टोज 6 फास्फेट की फास्फोराइलेशन एटीपी की मदद से होती है। तो जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट की फास्फोराइलेशन होती है तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट या बाईफास्फेट। सेकेंड फास्फोराइलेशन में फ्रक्टोज 6 फास्फेट की फास्फोराइलेशन होती है एटीपी की मदद से। यानी यहाँ पर भी एटीपी की ब्रेकडाउन होती है एडीपी को और इनऑर्गेनिक फास्फेट को। तो जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट की फास्फोराइलेशन होती है तो ये बनाता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। यहाँ पर जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो भी है काइनेज, या इसको हम हेक्सोकाइनेज भी कहते हैं। प्रिपरेटरी फेज के सबसे आखिरी स्टेप जो है वो है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट की ब्रेकडाउन होती है फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड को और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को। जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट हैं ये 6 कार्बन कंपाउंड है, या इसको हम 6 कार्बन मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट स्प्लिट होता है 2 मॉलिक्यूल्स को। एक मॉलिक्यूल जो है वो है फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड, फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड 3 कार्बन कंपाउंड है, जबकि दूसरा जो बनता है वो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। डियर स्टूडेंट, याद रखिए स्प्लिटिंग में फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट की ब्रेकडाउन होती है। तो जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट स्प्लिट होता है तो ये बनाता है फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये 6 कार्बन कंपाउंड है या 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, जबकि फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड भी 3 कार्बन कंपाउंड और मॉलिक्यूल है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी 3 कार्बन कंपाउंड है।
स्टूडेंट याद रखें, फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट दोनों इंटर कन्वर्टेबल है। यहाँ पर जो कन्वर्जन के लिए एंजाइम इस्तेमाल होता है वो है आइसोमरेज। तो सबसे आखिर में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की कन्वर्जन होती है फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड को, तो एक फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट से बनते हैं 2 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। ये सबसे अहम स्टेप है। याद रखिए स्टूडेंट, जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट स्प्लिट होता है तो ये बनाता है एक मालिक्यूल फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड का और एक मालिक्यूल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का। तो आखिर में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट की कन्वर्जन होती है फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड को, तो एक फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट से सबसे आखिर में बनते हैं 2 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड मालिक्यूल। डियर स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा फेज है ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फेज में फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड जो प्रेपरेटरी फेज के दौरान बनता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है या वो ऑक्सीडाइज होता है फास्फोग्लाइसरिक एसिड और पीजीए को। ऑक्सीडेटिव फेज ग्लाइकोलाइसिस का वो फेज है जिसमें फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होता है फास्फोग्लाइसरिक एसिड और पीजीए को। तो ऑक्सीडेटिव फेज को हम अपनी आसानी के लिए 5 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। ऑक्सीडेटिव फेज का जो सबसे पहला स्टेप है वो है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन क्या है? सिंपल वर्ड्स में हम डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल से लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी जब किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन लॉस होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। तो इस स्टेप में जो फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड या फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड को हम ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट भी कहते हैं, इसकी डिहाइड्रोजिनेशन होती है। तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट से जो 2 हाइड्रोजन लॉस होते हैं वो हाइड्रोजन रिसीव करते हैं NAD, ये रिड्यूस फॉर्म में होते हैं। तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट से 2 हाइड्रोजन जो लॉस होते हैं वो रिसीव करते हैं NAD, तो NAD रिड्यूस होते हैं और ये बनाते हैं NADH2। जबकि इस रिएक्शन के दौरान इनऑर्गेनिक फास्फेट की एडिशन भी होती है। इस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है डिहाइड्रोजिनेज। तो डियर स्टूडेंट याद रखें, डिहाइड्रोजिनेशन में ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के जो 2 मॉलिक्यूल हैं, हर एक मॉलिक्यूल से एक एक हाइड्रोजन लॉस होता है। तो जब ये हाइड्रोजन लॉस करते हैं ये दोनों हाइड्रोजन चले जाते हैं ऑक्सीडाइज्ड NAD को, तो ऑक्सीडाइज्ड NAD रिड्यूस होते हैं और ये बनाते हैं NADH2। इस रिएक्शन के दौरान इनऑर्गेनिक फास्फेट की एडिशन भी होती है। इस तमाम रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेशन के बाद जो स्टेप हैं वो है डीफॉस्फोराइलेशन। स्टूडेंट, जैसा कि हमने पढ़ा, फॉस्फोराइलेशन किसी भी मॉलिक्यूल को फास्फेट के एडिशन को फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। जबकि डीफॉस्फोराइलेशन क्या है? डीफॉस्फोराइलेशन को हम कहते हैं लॉस ऑफ फास्फेट, यानी जब किसी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एक फास्फेट लॉस होता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डीफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल जो आ रहे हैं प्रोसेस में 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो बनते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट से स्टेप 1 में, यहाँ पर इसकी डीफॉस्फोराइलेशन होती है। यानी डिहाइड्रोजिनेशन में ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट से बनते हैं 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। तो इस 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड की डीफॉस्फोराइलेशन होती है इस स्टेप में। तो जब 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से फास्फेट लॉस होते हैं तो यहाँ पर 2 ADP ये फास्फेट रिसीव करते हैं और वो बनाते हैं 2 ATP।
स्टूडेंट, डीफॉस्फोराइलेशन है किसी भी मॉलिक्यूल से लॉस ऑफ फॉस्फेट। तो इस स्टेप में 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो डिहाइड्रोजिनेशन के दौरान बना था, इसकी डीफॉस्फोराइलेशन होती है, यानी दो मॉलिक्यूल हैं तो हर एक मॉलिक्यूल से एक एक फॉस्फेट लॉस होता है और वो फॉस्फेट रिसीव करता है एडीपी, तो एडीपी बनाता है एटीपी। इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो है काइनेज। तो जब 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से फॉस्फेट लॉस होते हैं तो 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से बनते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड और पीजीए, 3 पीजीए। तीसरे स्टेप में रीअरेंजमेंट होती है। रीअरेंजमेंट किस तरह होती है? जो डीफॉस्फोराइलेशन के दौरान 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड या 3 पीजीए बनता है, तो इस स्टेप में 3 पीजीए से बनता है 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड और 2 पीजीए। यानी यहाँ पर 3 पीजीए में जो फॉस्फेट हैं वो अटैच होता है कार्बन नंबर 3 को, जबकि 2 पीजीए में कार्बन नंबर 2 को फॉस्फेट अटैच होता है। तो इसको हम रीअरेंजमेंट इसलिए कहते हैं कि इस रिएक्शन में 3 पीजीए में जो फॉस्फेट है वो कार्बन नंबर 3 को अटैच होती है, तो वो कार्बन नंबर 3 से चला जाता है कार्बन नंबर 2 को, तो वो बनाता है 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड और 2 पीजीए। इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होती हैं या जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो है म्यूटेज। तो रीअरेंजमेंट में 3 पीजीए से बनता है 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड और 2 पीजीए, यानी कार्बन नंबर 3 से फॉस्फेट शिफ्ट होता है कार्बन नंबर 2 को, तो वो बनाता है 2 पीजीए। स्टूडेंट, ऑक्सीडेटिव फेज का जो स्टेप 4 है वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी जब किसी भी मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल की लॉस होती है या वो वाटर मॉलिक्यूल लॉस करता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिहाइड्रेशन। तो स्टूडेंट, रीअरेंजमेंट के दौरान जो 2 पीजीए या 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनते हैं वो डिहाइड्रेशन में लॉस करते हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो 2 मॉलिक्यूल हैं, हर एक मॉलिक्यूल से एक एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होती हैं। तो जब पीजीए से या फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल लॉस होते हैं तो ये बनाते हैं 2-फॉस्फोइनोल पायरोइक एसिड। फॉस्फोइनोल पायरोइक एसिड बनते हैं 2 पीजीए से, जब 2 पीजीए हर एक मॉलिक्यूल एक एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस करता है। इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है एनोलेज। तो डियर स्टूडेंट, डिहाइड्रेशन में 2 पीजीए से वाटर मॉलिक्यूल लॉस होती हैं, तो जब 2 पीजीए से वाटर मॉलिक्यूल लॉस होती हैं तो ये बनाते हैं फॉस्फोइनोल पायरोइक एसिड। स्टूडेंट, ऑक्सीडेटिव फेज का जो सबसे आखिरी स्टेप है वो है डीफॉस्फोराइलेशन, यानी यहाँ पर भी किसी भी मॉलिक्यूल से यानी फॉस्फोइनोल पायरोइक एसिड से एक दूसरा फॉस्फेट लॉस होता है। तो यहाँ पर हर एक फॉस्फोइनोल पायरोइक एसिड से एक एक फॉस्फेट लॉस होता है, तो यहाँ पर भी एडीपी वो फॉस्फेट रिसीव करते हैं। तो जब एडीपी वो फॉस्फेट रिसीव करते हैं तो ये बनाते हैं 2 एटीपी। तो जब फॉस्फोइनोल पायरोइक एसिड से फॉस्फेट लॉस होते हैं तो फॉस्फोइनोल पायरोइक एसिड की कन्वर्जन होती है सबसे आखिर में 2 पायरोइक एसिड को, यानी C3H4O3 को। इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है काइनेज। डियर स्टूडेंट, सबसे आखिर में हम ड्रा करते हैं स्केच ऑफ ग्लाइकोलाइसिस को, क्योंकि स्केच की मदद से किसी भी टॉपिक को हम बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पढ़ा, ग्लाइकोलाइसिस के सबसे पहले स्टेप में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को, यानी ये जो स्टेप है ये है फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर एटीपी की ब्रेकडाउन होती है एडीपी को, जबकि इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है हेक्सोकाइनेज। जबकि दूसरे स्टेप में
ग्लूकोज 6 फास्फेट से बनता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट। यानी ये जो स्टेप है ये है आइसोमराइजेशन का। आइसोमराइजेशन में ग्लूकोज अपना आइसोमर बनाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट। इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो है आइसोमरेज। जबकि तीसरे स्टेप में फ्रक्टोज 6 फास्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। ये स्टेप भी फास्फोराइलेशन का है, यानी यहाँ पर भी एटीपी की ब्रेकडाउन होती है एडीपी को, जबकि इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है काइनेज। डियर स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस का जो चौथा स्टेप है ये है स्प्लिटिंग का। स्प्लिटिंग में फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट स्प्लिट होता है, एक मॉलिक्यूल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनाता है और एक मॉलिक्यूल बनाता है फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड का। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड फास्फेट ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं, ये दोनों एक दूसरे को कन्वर्ट हो सकते हैं। तो सबसे आखिर में क्या होता है, सबसे आखिर में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट की कन्वर्जन होती है फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड को। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनता है 2-फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल। और हमने लेक्चर में पढ़ा भी था कि ग्लूकोज से जब फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं तो इस पेस को हम कहते हैं प्रिपरेटरी पेस। प्रिपरेटरी पेस के बाद शुरू होता है ऑक्सीडेटिव पेस। ऑक्सीडेटिव पेस में फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड से बनता है 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरिक एसिड। तो यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फास्फेट की एडिशन होती है, जबकि यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन होती है, यानी फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड से जो हाइड्रोजन लॉस होता है वो रिसीव करता है NAD और NAD की रिडक्शन होती है तो वो बनाता है NADH2। यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है वो है डिहाइड्रोजिनेज। जबकि स्प्लिटिंग में जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो है एल्डोलेज का। नेक्स्ट स्टेप में 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरिक एसिड से बनता है 3-फास्फोग्लाइसरिक एसिड। यानी ये जो स्टेप है ये है डीफास्फोराइलेशन का, यानी जब 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरिक एसिड से फास्फेट लॉस होता है तो ये बनाता है 3-फास्फोग्लाइसरिक एसिड। तो यहाँ पर जो फास्फेट लॉस होता है वो ATP के बनाने में मदद देता है और ADP की कन्वर्जन होती है ATP को। तो यहाँ पर 2 ADP से 2 ATP बनते हैं। यहाँ पर जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो है काइनेज फैमिली का। नेक्स्ट स्टेप में 3-फास्फोग्लाइसरिक एसिड से बनता है 2-फास्फोग्लाइसरिक एसिड। यानी ये जो स्टेप है ये है रीअरेंजमेंट का। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, रीअरेंजमेंट में कार्बन नंबर 3 से फास्फेट शिफ्ट होता है कार्बन नंबर 2 को। तो जब कार्बन नंबर 3 से फास्फेट शिफ्ट होता है कार्बन नंबर 2 को तो 3-फास्फोग्लाइसरिक एसिड से बनता है 2-फास्फोग्लाइसरिक एसिड। यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है वो है म्यूटेज। स्टूडेंट, सेकेंड लास्ट स्टेप में 2-फास्फोग्लाइसरिक एसिड या 2-PGA से बनता है फास्फोइनोल पायरोइक एसिड। ये जो स्टेप है ये है डिहाइड्रेशन का। इसको हम डिहाइड्रेशन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल लॉस होती हैं। तो यानी जब फास्फोग्लाइसरिक एसिड या 2-PGA 2 वाटर मॉलिक्यूल लॉस करता है तो ये बनाता है फास्फोइनोल पायरोइक एसिड। यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है वो है एनोलेज। डियर स्टूडेंट, सबसे आखिर स्टेप में फास्फोइनोल पायरोइक एसिड से बनता है 2-पायरोइक एसिड। ये भी डीफास्फोराइलेशन स्टेप है। यहाँ पर भी 2 फास्फेट लॉस होते हैं तो वो दोनों फास्फेट ADP के साथ मिल जाते हैं और वो बनाते हैं 2 ATP। यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है वो है काइनेज। तो स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से
2 पायरोइक एसिड मॉलिक्यूल बनते हैं।